दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ डराती ही नहीं है, हमारा इंसानियत पे से भरोसा भी छीन लेती है। आज मैं आपको जापान की एक ऐसी ही रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी ये कहेंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या आप ये सोच सकते हैं जापान जैसी कंट्री में जो कि टेक्नोलॉजी में साइंस में इतनी ज़्यादा आगे है, उस देश में ये सब कुछ हो सकता है। इतना ज़्यादा ब्रूटल केस वहाँ से निकल के आया है जिसके बाद पूरे जापान की ही नहीं पूरी दुनिया की रूह हिल गई थी। वो केस ऑलमोस्ट टॉप 10 ब्रूटल केसेस में आता है। टॉप 10 वर्ल्ड ब्रूटल केसेस यानी कि सबसे ज़्यादा भयानक केसेस जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 उन केसेस के अंदर ये केस आता है। और ये हॉरर नहीं है, लेकिन ये हॉरर से भी भयंकर है। कहानी स्टार्ट होती है 1988 से। जापान एक सेफ कंट्री और उसके अंदर एक स्कूल की नॉर्मल सी लड़की जिसका नाम होता है जुनको फुर्टा। जुनको फुर्टा जो कि एक नॉर्मल लड़की है। जुनको फुर्ता जापान के सातियामा प्रीफेक्चर में रहने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग। मतलब कि कुल मिला के वो लड़की एक नॉर्मल लड़की के जैसी ही है। कोई भी बुरी आदत नहीं है, सिंपल सी लाइफ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और बहुत करीब अपने पेरेंट्स से। वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है वो लड़की। टीचर्स कहते हैं ये लड़की फ्यूचर में कुछ बड़ा करेगी, लेकिन जिनको फुर्ता को नहीं पता था उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है उन 44 दिनों में, जिसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। उसके लास्ट 44 डेज। मेन कहानी शुरू होती है उस दिन से जब वो 3 लड़के उसको देखते हैं। इस कहानी में कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, उनसे भी भयानक है इंसान के अंदर छुपा एक हैवान, एक वो दरिंदा इंसान के अंदर जो कि पनप रहा था। और उसकी शुरुआत होती है। जो इस कहानी में मेन विलन्स होते हैं वे होते हैं 4 बंदे। हिरोसा हिरोशी मियाना गैंग का लीडर, जो ओगुरा, शिंजी मिंटो और याशुई वतानाबे। ऐसे ऐसे नाम हैं, मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन इसके बारे में नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप पढ़ लेना सिर्फ, ठीक है। इनके पास घमंड था अपनी ताकतों का, अपने पावर का, और एक क्राइम का कॉन्फिडेंस और लॉ का जीरो डर। यानी कि इन्हें किसी भी प्रकार के लॉ से कोई डर नहीं था। इन्हें ऐसी चीज़ें करने से मज़ा आता था। पावर का इनको बहुत ज़्यादा घमंड था, यानी कि जिस गैंग से बिलोंग करते, जिस गैंग से रिलेट करते थे, वो गैंग इनको फुल पावर, फुल पोटेंशियल से इनके साथ था। फिर आता है वो दिन जिसके बाद जुनको की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जी हाँ, 25 नवंबर 1988 जुनको अपने स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में ही हिरोशी यानी कि वही गैंग लीडर ने उसको रोक लिया। जुनको को बोला कि चलो मेरे साथ। वो उसने मना कर दिया। उसने उन सबको धमकाया, मतलब कि एक तरह से अपनी तरफ से सेल्फ डिफेंस किया। लेकिन हिरोशी जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बच्चों को परेशान करता था एक तरह से रैगिंग टाइप में। वो उसको डराता है, धमकाता है, उसको बोलता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ख़त्म कर दूंगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी, तो वो इस चीज़ को डर के उनके साथ चली जाती है। और फिर वहीं से शुरू होता है जापान का सबसे डरावना भयानक केस। 44 दिन का वो नरक, जिसके बाद जुनको जीने लायक नहीं रही, देखने लायक नहीं रही। जुनको को ले जाया गया हिरोशी के पेरेंट्स के घर, जहाँ उसे एक छोटा सा कमरे में बंद कर दिया गया। उसके साथ डेली फिजिकली एब्यूज़ यानी कि वही गलत चीज़ें डेली उसके साथ रेप होता,
उसके साथ भूखा रखा जाता, ना उसको कुछ खाने को दिया जाता, ठंड में कपड़े नहीं दिए जाते, ठंड होती तो भी उससे कपड़े छीन लिए जाते, कुछ पहनने को ना दिया जाता। और काफ़ी ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर, यानी कि 4 बंदे एक लड़की, और काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ किया गया उसके साथ, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल हरेसमेंट, उसके साथ काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत की गई। बेइज्जती और टॉर्चर, यानी कि कहीं से काटा गया, जलाया गया, डराया गया, फिजिकली जो हो सकता है फिजिकल एब्यूज़ किया गया, हरेसमेंट की गई, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, वो जीने लायक नहीं बची। वो लड़के उसे इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट समझते थे, एक निर्जीव वस्तु की तरह उसे यूज़ करते कि जैसे उसमें जान ही नहीं है, उसका इस्तेमाल करो और उसको फेंक दो बस। इस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, यूज़ एंड थ्रो उसके साथ किया गया। जुनको ने काफ़ी बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती, और हर बार पकड़े जाने पे उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती, उसका उनका टॉर्चर बढ़ जाता, उनका एब्यूज़, हैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन बढ़ जाता। उस हद तक वो लड़के पहुंच चुके थे, और लास्ट में आपको उनकी एज पता चलेगी ना, तो आप डर जाओगे उनकी लड़कों की एज सुन के, कि उन लड़कों की एज क्या थी। काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को मारा जाता, पीटा जाता, और अगर कभी भागने की कोशिश की जाती तो उसको पकड़ लिया जाता। पकड़ने के बाद और भी ज़्यादा टॉर्चर करना, और भी ज़्यादा पिटाई करनी, और भी ज़्यादा मारना, और भी ज़्यादा हरेसमेंट करना। पूरे केस की सबसे शॉकिंग बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हिरोशी था, उसकी जो फैमिली थी, उसके पेरेंट्स थे, जो वो घर पे ही थे, और उन्हें सब कुछ पता था घर पे क्या हो रहा है, उन्होंने सब कुछ देखा था। डर के मारे, लापरवाही के चलते उन्होंने उस लड़की को मरते हुए देखा, पिटते हुए देखा। सबसे ज़्यादा भयानक बात जो इसकी मैंने लगी, वो लगी एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपने ही बच्चे को इतना ज़्यादा बिगड़ते हुए कैसे देख सकता है कि वो किसी लड़की को अपने घर पे रख रहा है, सिर्फ रख नहीं रहा, उसके साथ हरेसमेंट कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, और वो भी उस लड़की को जिसको उसके पेरेंट्स जानते तक नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल, जो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावना, टेरिफाइंग जो मुझे लगा, यही बात लगी कि पेरेंट्स के होते हुए भी वो बच्चा इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि वो अपने माँ बाप के सामने ही ये सब कुछ कर रहा था। 44 दिन, 44 डेज़ के टॉर्चर के बाद 4 जनवरी 1989 को उसकी मौत हो गई। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि खुद एक बंदा देख के डर जाए, इतनी ज़्यादा भयानक उसकी बॉडी दिख रही थी। यहाँ तक कि खुद के माँ बाप उसको पहचानने से मना कर रहे थे, इतनी ज़्यादा उस लड़की की खराब हालत हो चुकी थी। यानी कि जिन माँ बाप से वो इतनी ज़्यादा अटैच थी, उन्होंने ही उसको पहचानने से मना कर दिया कि ये हमारी लड़की हो ही नहीं सकती, ये हमारी जुनको नहीं है। इतनी ज़्यादा भयानक उसकी हालत कर दी गई थी उन दरिंदों के द्वारा। और सिर्फ मारा पीटा ही नहीं, उसको मरने के बाद एक ड्रम में डाला, और एक जगह पे जाके डंप कर दिया, यानी कि गाड़ दिया। उन्हें लगा अब उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया, अब वो बच चुके हैं, अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ गलत साबित हुआ। कुछ दिनों बाद पुलिस एक अलग केस में हिरोशी को पकड़ के ले गई, अरेस्ट किया, इंटेरोगेशन में बताया कि पूरी सच्चाई क्या थी। पुलिस ने उस ड्रम को रिकवर किया, उस जगह पे गए, उस ड्रम को निकाला, और जापान हिल गया। जब ये केस बाहर निकल के आया, मीडिया को ये सब कुछ पता चला, जापान हिल गया। जापान की न्यूज़ इतनी स्पीड से वायरल हुई, इतनी स्पीड से फैली, जैसे एक आग फैलती है पेट्रोल डालने के बाद, तेल डालने के बाद, जब एक आग जो भयानक रूप लेती है, उस भयानक रूप की तरह ही मीडिया में ये बात फैल गई, दुनिया में ये बात फैल गई। जापान बिल्कुल ही गिर चुका था, वो हद मतलब कि पार कर चुका था दुनिया, मतलब कि दुनिया की आंखों में जापान गिर चुका था ये केस बाहर आने के बाद। सबसे शॉकिंग बात उनकी एज, जो मैंने आपको इन मिडल ऑफ केस बताया था कि उनकी एज आपको हैरान कर देगी, क्योंकि वो सभी 18 के भी नहीं हुए थे, उनकी एज 18 भी नहीं हुई थी, इसलिए उनका नाम छुपा दिया गया। लेकिन
उनकी एज बाहर निकल के आई। हिरोशी की एज 17 और बाकी जो 3 बच्चे थे उनकी एज 5 से 10 गाइज, 5 से 10 एज थी उन लड़कों की। यानी कि वो एज जिसमें लड़का एक लड़की को बहन समझता है, एक लड़का अब एक लड़की से बिना जान पहचान के राखी बंधवा लेता है, एक लड़का एक लड़की बहन भाई का एक रूप होता है। उस एज में उन 3 दरिंदों ने, उन बच्चों ने उसके साथ ये सब कुछ किया। बच्चे तो मतलब कहने का ही मन नहीं कर रहा, वे गंदे कीड़े जिन्होंने उस लड़की के साथ ये सब कुछ किया, वो भी उस एज में, जिस एज में बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, उस एज में उन बच्चों ने उसके साथ ये सब कुछ किया, सिर्फ 5 से 10 साल की उम्र में। और जो उनका लीडर था उसकी उम्र 17। काफ़ी ज़्यादा डरावनी और शॉकिंग बात ये मुझे लगी, सिर्फ 10 से 12 साल के बच्चे ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? क्या उनके माँ बाप उन्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त देते हैं? नहीं। लेकिन अगर उस दिन उनके माँ बाप उनको सब कुछ समझाते, बताते, उस लड़की को घर छोड़ के आते, तो शायद ये सब कुछ ना होता। जुनको के माँ बाप के लिए, यानी कि उस लड़की के माँ बाप के लिए उनकी सज़ा एक मजाक की तरह थी। यानी कि किसी ने उनकी बच्ची को मार दिया, लेकिन उनकी सज़ा की जगह उनके साथ मजाक किया गया हो, ऐसी उनकी सज़ा थी। क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे थे वो बच्चे, उनको मौत भी नहीं मिली, उनको सज़ा नहीं दी गई, सिर्फ उनका नाम छुपा दिया गया। आज भी ये केस जापान के सिस्टम के फेलियर का सबसे बड़ा केस माना जाता है। जुनको का केस हमें ये सिखाता है, हर भूत ही मॉन्स्टर नहीं होता। मॉन्स्टर होते हैं वे जिनके मन में कोई डर नहीं होता। मॉन्स्टर स्कूल भी जाते हैं, मॉन्स्टर नॉर्मल पीपलों के अंदर भी रहते हैं, और मॉन्स्टर घरों में भी रहते हैं, इंसानों के बीच भी रहते हैं। मॉन्स्टर बनाते हैं उनको उनके माँ बाप, जो उनको इंसानियत नहीं सिखाते, जो उनको कुछ नहीं सिखाते, जो एक बहन भाई का रिश्ता नहीं सिखाते, जो एक माँ बाप का रिश्ता नहीं सिखाते, जो एक अपने देश के प्रति रिश्ता नहीं सिखाते। सबसे बड़ी गलती होती है माँ बाप की, जो अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश करते हैं कि उनके बाद उनका बच्चा बिल्कुल इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि वो किसी की मौत तक करने तक पहुंच जाता है। तो इस पूरे केस में मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ उन बच्चों के माँ बाप की गलती। अगर आपको लगता है कि ये कहानी पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को फैला दो, इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि शायद आज जाके उनको इंसाफ मिल चुके, उस बहन को आज जाके इंसाफ मिल चुके। तो कमेंट में ज़रूर लिखना जस्टिस फॉर जुनको, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भाई के चैनल विशाल द फेयरवर्स को। बाय।